मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जो हमारा आज तक वही हिस्ट्री का वीडियो चल रहा था, उसी के क्रम में आगे हम बढ़ते हुए आज अध्ययन करेंगे, भारत पर ईरानी आक्रमण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि भारत पर जो ईरानी आक्रमण होते हैं उस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और क्या उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और उसके आगे क्या होता है उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते चलें कि ये जो भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ, ये भारत पर आक्रमण होने वाला प्रथम विदेशी आक्रमण था। सबसे पहला आक्रमण जो था ये ईरानी आक्रमण ही भारत में था। तो ऐसे भी कहें कि भारत पर होने वाले प्रथम विदेशी आक्रमण की अगर जो हम बात करें तो वो ईरानी आक्रमण ही था कि जो भारत पर सबसे पहले विदेशियों का आक्रमण हुआ। ईरानी आक्रमण में अगर जो हम बात करें कि भारत पर ईरानी आक्रमण में देखेंगे तो हखनवी वंश जो थे, इन्हीं के द्वारा ईरान के जो ईरानी हखनवी वंशों के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था। लेकिन ये आक्रमण जो था इनका सफल नहीं था। सफल आक्रमण जो देखा जाए वो था डेरियस या इसको दारा भी कहते हैं। इसके द्वारा जो आक्रमण भारत पर किया गया तो प्रथम सफल आक्रमण है तो वो डेरियस के द्वारा किया गया, जो कि 516 ईसा पूर्व में किया गया था। तो आपको ये पता हो गया कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया और ईरान के जो ईरानी थे उनके हखनवी वंश के द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया। लेकिन अगर जो सफल आक्रमण की बात करें तो वो डेरियस के द्वारा डेरियस जो था वो 1516 ईस्वी में ईसा पूर्व में किया गया, उसके द्वारा आक्रमण वो सफल आक्रमण था। अब हम चलिए अध्ययन करते हैं ये जो आक्रमण हुए भारत पर ईरान के द्वारा आक्रमण किए गए, इन ईरानी आक्रमण क्यों, किस प्रकार से सफल हुए, कैसे सफल हुए, उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो हम एक मैप के जरिए देखें तो ये हमारा मैप है भारत का, जो वर्तमान भारत का है, लेकिन इसमें हमारा जो जब महाजनपदों में बटा हुआ था, इसकी कहानी को समझे तो जो मगध था, ये मगध का विस्तार हुआ। मगध का विस्तार ऐसे हुआ कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये छोटे छोटे समझिए कि मगध का जो विस्तार था, इसके जो छोटे छोटे गणराज्य और छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, रियासतें थी जो छोटे छोटे, वो आके मगध में मिल गए। मगध में मिलने के कारण क्या हुआ कि मगध का विस्तार हो गया। और आपको पता भी है, आप अध्ययन भी कर चुके हैं कि जो महाजनपद, जितने भी महाजनपद थे, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध ही था, क्योंकि यहाँ का राजनीतिक, भौगोलिक सारी दृष्टिकोण से मगध सबसे शक्तिशाली था। जब मगध का विस्तार हुआ तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक अलग तस्वीर निकल कर आई। वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, यहाँ के क्षेत्र से एक अलग तस्वीर निकल के आई कि यहाँ पे जो छोटे छोटे रियासत थी, जैसे कंबोज हो गया, गंधार हो गया, तक्षशिला, मद्रास, इन सब में आपसी संघर्ष शुरू हो गया। इस समय इसमें क्या हुआ, आपसी संघर्ष, छोटे छोटे रियासतों में आपसी संघर्ष शुरू हो गए। इन जो संघर्ष, इन छोटे छोटे रियासतों में संघर्ष का दौर चल रहा था, उस समय इन छोटी रियासतों में कोई ऐसा मगध के जैसा शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था कि जो इन सभी को संगठित कर सके, एक कर सके, और एक करने के बाद इस संघर्ष से उनको बाहर ला के एक शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापना कर सके, जिससे कि उसका विकास हो सके, उन सबको एक साथ ला सके। ऐसा हो नहीं सका। अब चूंकि ये जो क्षेत्र था, ये प्राकृतिक संसाधन से, जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन थे, जो प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक जो संसाधन था यहाँ पे समृद्ध था। ये छोटे छोटे, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, ये प्राकृतिक संसाधनों में ये समृद्ध स्थान था। और वहां पे क्या हुआ, छोटे छोटे जो रियासतें थी उसमें आपसी संघर्ष था। अब संघर्ष में क्या हुआ
कि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन में समृद्ध होने के कारण जो पड़ोसी थे, पड़ोसियों का ध्यान अपनी ओर मतलब आकर्षित किया। मतलब समझिए ऐसे आप कि जहाँ पे धन समृद्धि ज्यादा होगी वहाँ पे स्वाभाविक है कि पड़ोसियों का लालच बढ़ेगा और उनके तरफ उसका आकर्षण बढ़ेगा। तो ये जो क्षेत्र थे यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध होने के कारण जो पड़ोसी थे इसकी तरफ आकर्षित हुए, मतलब उनका ध्यान आकर्षित हुआ। और ध्यान आकर्षित होने में एक तो कारण हुआ कि प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कारण ये था कि यहाँ पे जो हिंदू कुश पर्वत था, ऊपर में यहाँ पे जो ये पमीर ग्रंथि और ये जो हिंदू कुश पर्वत, तो हिंदू कुश पर्वत के बीच में जो दर्रे थे उन दर्रों के रास्ते से यहाँ पे आना, समझिए कि एक पड़ोसियों को आने के लिए एक रास्ता भी उपलब्ध। पहला कारण था कि वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन समृद्ध, और दूसरा कारण था कि हिंदू कुश पर्वत के रास्ते, दर्रों के रास्ते हिंदू कुश पर्वत के वहां पे आने के रास्ते भी उपलब्ध होने के कारण पड़ोसियों का लालच इधर बढ़ा। इसी कारण, इसी के साथ में क्या हुआ कि ईरान जो था, ईरान की अक्नीमिया जो था, यहाँ के अक्नीमिया के शासकों ने क्या किया, यहाँ के शासकों ने भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र था उस पर, ये यहाँ के जो शासक थे ये अपने क्षेत्र का पहले नंबर इन्होंने क्या किया, विस्तार करना शुरू किया। विस्तार करना, अक्नीमिया के शासकों ने विस्तार करना शुरू किया। अब विस्तार किस प्रकार से किया, जिस प्रकार से मगध के राजकुमारों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया उसी तरह से अक्नीमिया के शासकों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अब विस्तार की करने का, जब विस्तार, आप जानते हैं कि अपने क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा तो पड़ोसियों को आपस में मिलाया जाएगा, उस पर कब्जा किया जाएगा, उस पर आक्रमण किया जाएगा, ये प्रोसेस होगा। वैसे तो विस्तार होगा नहीं खेत का, मतलब अपनी जमीन का या अपने क्षेत्र का जो भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ के शासकों ने क्या किया, अपने विस्तार को, अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया, साम्राज्य का विस्तार कह लीजिए ऐसे। इसमें क्या हुआ कि अपनी सीमा को विस्तार करते हुए यहाँ पे जो मतभेद चल रहे थे, जो उत्तर पश्चिम में, भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो मतभेद चल रहे थे, राजनीतिक मतभेद कह लीजिए कि जो राजनीतिक मतभेद थे, इसी मतभेद का उस समय अक्नीमिया के शासकों ने क्या किया, फायदा उठाया, लाभ उठाया। और उसी समय जो डारियस था, या भी आप बात कर लिए कि डेरियस या डारियस, इसको भी कई जगहों पे डेरियस और कई जगहों पे डारियस के नाम से भी लिखा मिल सकता है आपको। डारियस ने 1516 ईस्वी में, ईसा पूर्व में क्या किया, फायदा उठाया और भारत पर आक्रमण किया। मतलब ये क्षेत्र जो था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को, कुछ क्षेत्र को वो कब्जा कर लिया। जो क्षेत्र में भारत में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था उसमें जो वो अपना कब्जा किया, तो उसमें पंजाब और सिंधु के जो पश्चिमी भाग, सिंधु पर वो क्या किया, कब्जा कर लिया उतने क्षेत्र को। जो पंजाब और सिंधु के क्षेत्र को कब्जा किया, वो उसको क्या किया, 20वें प्रांत के रूप में 20वां प्रांत बनाया, या ऐसे कह लें कि ये ईरान के रियासत के रूप में ये परिवर्तित हो गया। जो सिंध और पंजाब का क्षेत्र जो कब्जा किया वो डेरियस 1516 ईसा पूर्व ने, तो उसने क्या किया, 20वें प्रांत, और ये ईरान के क्षेत्र के रूप में वो क्या किया, ईरान के रियासत के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया। ये जो 20वां प्रांत बनाया इस क्षेत्र को, इसमें 28 रियासतें आती थी, 28 रियासतें आती थी जिस पर उसने कब्जा किया, डेरियस 1516 ईसा पूर्व में। अब ये जो पंजाब सिंध का क्षेत्र था, ये अपने यहाँ की जो आबादी थी, आबादी घनी थी और यहाँ का उपज बहुत अधिक होता था। इस क्षेत्र से जो 360 टैलेंट सोने का अनुदान प्राप्त होता था, 360 सोने के टैलेंट जो थे, ये अनुदान प्राप्त होता था इस क्षेत्र से, जो कि ईरान के एशियाई प्रांतों का 1/3 हिस्सा था। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण था ईरानियों के दृष्टिकोण से, और वहां पे हो रहे राजनीतिक मतभेद का फायदा भी उठाया उन लोगों ने,
और उनको इसी सब धन के कारण, समृद्धि जो यहाँ की थी उसी के कारण वहां पर वो आकर्षित हुए। इसमें क्या होता है इस क्रम में कि ईरान के जो सेना थी, अब जब कब्जा होने के बाद ईरान की सेना में भारतीय प्रजा जो भारत के लोग थे उसमें ईरान की सेना में उनकी भर्ती करना शुरू होता है। वहां पे भारतीयों को उसकी सेना के रूप में भर्ती किया जाता है। और ये जो सेना, डेरियस के जो उत्तराधिकारी था वो था जयरक्सेस, ये था डेरियस का उत्तराधिकारी डेरियस का, डेरियस इसका ये उत्तराधिकारी था। इसने क्या किया, भारत के अधिकतर लोगों का अपनी सेना में भर्ती किया और वो एक जो सेना बनी उसका प्रयोग वो यूनानियों के खिलाफ किया। जो किया वो यूनानियों के लिए उसने ये अपनी सेना का प्रयोग किया कि यूनानियों से संघर्ष के लिए, यूनानियों से लड़ाई के लिए अपनी सेना का उसके प्रयोग किया। भारत अगर जो ऐसे देखें कि ईरान के बाद, ईरानी आक्रमण के बाद ईरान का जब खत्म होता है भारत से प्रभाव, तो उसके बाद यूनानियों का आक्रमण होता है दूसरी नंबर पर। तो यूनानियों के आक्रमण से पूर्व अगर जो हम देखें तो ये पता चलता है कि भारत जो था ईरानी साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। भारत ईरानी साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि भारत की प्रजा, ईरान की सेना में उनका भर्ती होना, यूनानियों से उनकी लड़ाई कराना, तो ये सब सारी चीजों में देखने से पता चलता है कि भारत जो था वो ईरानी साम्राज्य का एक हिस्सा था। अब हम देखते हैं कि जो ईरान का भारत पर आक्रमण हुआ और उसके जो संबंध थे कि उस क्या परिणाम निकल के आए, दोनों का आक्रमण होने के बाद ईरान के साथ जब हमारे क्या संबंध थे, क्या परिणाम थे, उसका क्या असर हमारे देश पर पड़ा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखें कि संबंध एवं परिणाम हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत ईरान की जो संधि, मतलब समझिए कि मित्रता, आपस में मिलने की प्रक्रिया जो थी वो लगभग 200 वर्षों तक चली। 200 वर्षों तक भारत और ईरान के संबंध आपस में थे। इन संबंधों के दौरान व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। मतलब भारत और ईरान के आपस में संधि हुई, आपस में मेल हुआ, तो उसमें व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहन मिला। इसके जो सांस्कृतिक परिणाम थे वो भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण थे। सांस्कृतिक परिणाम जो थे वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। ईरानी लेखक का हम देखें तो जो ईरानी लेखक थे भारत में एक नया लेख के रूप में लेकर आए जिसको खरोष्ठी लिपि कहते हैं। ये ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक अलग प्रकार की लिपि लेकर आए, जो कि ईरानी लेखकों, मतलब खरोष्ठी लिपि जो है ऐसे कहें तो ईरानी लेखकों के द्वारा भारत में लाया गया। इसके बारे में हम आगे भी और अध्ययन करेंगे, तब विस्तार से तो पता चल जाएगा लेख और लिपि के बारे में। तो ऐसे आपको प्रश्न पूछ सकता है कि ईरानी लेखकों ने या ईरान के द्वारा भारत में किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो वो था खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि का एक ऐसे कई बार परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस में पूछा गया प्रश्न कि खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती। तो खरोष्ठी लिपि जो होती थी वो दाएं से बाएं, अरबी जैसे लिखा जाता है उस प्रकार से इसका लेखन होता। दाएं से बाएं इसको लिखा जाता है। मतलब जिस प्रकार से अरबी दाएं से बाएं लिखा जाता है उसी प्रकार से खरोष्ठी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब देखें कि उत्तर पश्चिम सीमा में, जो ये उत्तर पश्चिम का सीमा था, इस सीमा में अभी क्या होते हैं, ईरानी सिक्के मिलते हैं। जो ईरानी सिक्के मिलते हैं इससे ये पता चलता है कि वस्तु का आदान प्रदान, मतलब भारत और ईरान के द्वारा वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, वो सिक्के के द्वारा ये प्रतीत होता है। अशोक के समय के जो स्मारक थे उस पर भी ईरानी सभ्यता का या ईरानी के जो लेख थे, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ा। स्मारकों पे इस प्रकार से प्रभाव पड़े कि अशोक के काल के जो स्मारक हैं वो उसके जो गुम्मद थे वो घंटी के आकार के, कि ऐसे कहे कि ऐसे घंटी के आकार के बनाए जाते थे। तो इसका प्रभाव भी ये ईरानी सभ्यता से ही है कि ईरान की जो
ईरानी है, ईरान के द्वारा ही यहाँ पे लाया गया। शब्दों पर प्रभाव, अगर जो ईरान का शब्दों पर प्रभाव देखे कि भारत के शब्दों पर प्रभाव देखे तो पता चलता है कि भारत में लिपि शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिपि, जैसे भी आप बात की खरोष्ठी लिपि, ये जो लिपि है ये ईरान के शब्द दीपी, ये दीपी जो होता है, ये दीपी या दीपी कहें, ये इसी दीपी के द्वारा ही, दीपी जो शब्द था दीपी से ही ये कन्वर्ट रूप बना दिया गया यहाँ पे लिपि। तो ये लिपि मिलता जुलता शब्द है जो कि ईरान के दीपी का ही रूप है, जिसको यहाँ पे हमारे देश में लिपि के रूप में कर दिया गया इसे। अब देखें कि ये तो समझ में आ जाता है कि खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी या क्या प्रभाव पड़े, संबंध एवं परिणाम। इसके बाद होता है कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। तो इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि भारत पर जो सिकंदर का आक्रमण था उसके बारे में। आप तो हमारे इसे ऐसे प्रोसेस से पूरी कहानी जैसा था कि जिसमें हम ये समझ ले कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व कौन से विदेशी आक्रमण हमारे देश पर हुए, उसका क्या परिणाम रहा, उसका हम अध्ययन किए। तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण, आखिर हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर भारत पर सिकंदर का आक्रमण क्यों हुआ, सिकंदर क्यों आक्रमण किया। तो अगर जो इससे देखा जाए तो इन सब पूरी घटनाओं को देखने के बाद ये पता चलता है कि जो यूनानी थे, यूनानी वास्तव में भारत के जो अपार मतलब धन कह लें कि भारत में जो अपार धन संपत्ति था उसका पता उन्होंने ईरानियों के द्वारा लगाया, और जिसका कारण ये हुआ कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। ऐसा ये प्रतीत होता है, इन घटनाओं को देखने के बाद में ये पता चलता है, प्रतीत होता है कि जो भारत में अकूत धन या अकूत समृद्धि या अपार धन समृद्धि थी, उसी के लालच के कारण उसका पूरा पता ईरानियों के द्वारा यूनानियों ने लगाया, और लगाने के बाद उन्होंने उसके बाद ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो इस प्रकार से यूनानियों का भारत पर आक्रमण होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण भारत पर, जो कि यूनानियों का आक्रमण, उसके बारे में विस्तार से और डेट वाइज पढ़ेंगे और उस पर देखेंगे कि उसका क्या प्रभाव रहा है भारत के ऊपर, और किन किन राजाओं के साथ उसके युद्ध हुए, और कैसे सिकंदर फिर भारत से वापस गया, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार से लगता है। अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।